जैसे ही उस होटल के सामने से निधि के पिताजी की बाइक निकलती है, तब निधि के पिता और मां को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। दरअसल निधि उसी होटल से निकलकर बाहर आ रही थी। जैसे ही निधि के पापा निधि को सामने से देखते हैं, अपनी बाइक रोक देते हैं और निधि को बुलाते हैं। निधि उनके पास आती है। निधि ने मुंह पे अपने पूरी तरीके से दुपट्टा बांध रखा था, लेकिन उसकी शरीर से, उसके चलने के हाव भाव से उसके माता पिता समझ जाते हैं कि वही निधि है जो उनकी खुद की अपनी बिटिया है। अब निधि के पापा निधि से पूछते हैं, निधि कोई भी जवाब नहीं दे पाती है। तो निधि की उम्र 17 साल हो चुकी थी और उसने इस बार इंटरमीडिएट यानी क्लास 12 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। निधि पढ़ने में बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे नंबर आए थे उसके कक्षा 12वीं में। और जब 12वीं में उसके अच्छे नंबर आते हैं तो घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। शायद ही कोई ऐसा घर वाला होगा जिसके घर के बच्चे जब पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हो तो उसे खुशी ना होती हो। वैसे ही खुशी निधि के माँ बाप को होती है। और फिर वो स्कूल से जब घर आती है तो उसके माँ बाप उससे खुशी का इजहार करते हैं। निधि भी आज बहुत ज़्यादा खुश थी। अब वो अपने माता पिता से कहती है कि हमारी जो गांव की पढ़ाई थी वो अब पूर्ण हो चुकी है पिताजी। उसके पिताजी कहते हैं कि ठीक है बेटा, अब तुम्हारा जो एडमिशन और दाखिला होगा वो फिर ग्रेजुएशन में होगा, प्रथम ईयर में। और उस गांव में कोई ऐसा स्कूल नहीं था जो क्लास 12 से ऊपर का रहा हो। यानी उस गांव के बच्चे अगर 12वीं पास कर लेते थे, 12वीं उत्तीर्ण कर लेते थे, तो उन्हें शहर में पढ़ने जाने के लिए दाखिला लेना पड़ता था। वही चीज निधि के पिताजी ने भी किया। निधि के पिताजी ने अब कुछ दिन बाद निधि का दाखिला शहर के एक नामी गिरामी स्कूल में ग्रेजुएशन प्रथम ईयर में, फर्स्ट ईयर में करा दिया। अब निधि धीरे धीरे पढ़ने जाने लगी थी। निधि शरीर से थोड़ा मोटी थी, देखने में अच्छी खासी बॉडी, सुडौल शरीर। निधि जब भी स्कूल जाती थी तो उसकी माँ उसे बहुत समझा कर भेजती थी कि बिटिया निधि, देखो जमाना बहुत खराब है, अपने काम से काम रखना, सीधा कॉलेज जाना और कॉलेज से वापस आना, किसी से कोई भी बात मत करना। निधि अपने माता पिता के उन विचारों पर खरा उतर रही थी। लेकिन निधि को अब जब उस कॉलेज में पढ़ते पढ़ते करीब 6 महीने का वक्त गुजर जाता है, 6 महीने बाद अचानक कॉलेज में ही पढ़ने वाला नीलेश, जो कि निधि के गांव के कुछ दूर का ही होता है, दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे बातें करते हैं और दोनों में ये बातें करने का सिलसिला धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हुए प्यार में तब्दील हो जाता है। दोनों एक दूसरे से काफी कस्में वादे करते हैं और ये बात निधि के माता पिता को पता नहीं चलती है। एक दिन निधि स्कूल के लिए तैयार होती है और तैयार होने के बाद अपने माता पिता से विदा लेती है। संयोग से निधि के माता पिता उसी दिन शहर में कुछ जरूरी घर के सामान खरीदने के लिए जाने वाले होते हैं। अब निधि सबसे पहले स्कूल निकलती है। निधि के स्कूल निकलने के 1-1.5 घंटे बाद उसके माता पिता भी शहर की तरफ घर का सामान खरीदने के लिए जाते हैं। और जब ये लोग सामान खरीद कर घर वापस आ रहे थे तो जिस रास्ते से ये लोग वापस आ रहे थे उस रास्ते में एक होटल पड़ता था। जैसे ही उस होटल के सामने से निधि के पिताजी की बाइक निकलती है, निधि के पिता और मां को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। दरअसल निधि उसी होटल से निकलकर बाहर आ रही थी। जैसे ही निधि के पापा निधि को सामने से देखते हैं, अपनी बाइक रोक देते हैं और निधि को बुलाते हैं। निधि उनके पास आती है। निधि ने मुंह पे अपने पूरी तरीके से दुपट्टा बांध रखा था, लेकिन उसकी शरीर से, उसके चलने के हाव भाव से उसके माता पिता समझ जाते हैं कि वही निधि है जो उनकी खुद की अपनी बिटिया है। अब निधि के पापा निधि से पूछते हैं, निधि कोई भी जवाब नहीं दे पाती है और निधि के पिताजी उसे अपने बाइक पर बैठा लेते हैं और सीधा घर ले आते हैं। दोस्तों, आगे क्या हुआ? बहुत ही रोचक, बहुत ही सामाजिक, बहुत ही पारिवारिक कहानी है। कहानी आप पूरा सुनकर ही जाइएगा।
कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस वही छोटा सा विनम्र अनुरोध है दोस्तों कि मेहनताना के तौर पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कम से कम कहानी पर एक लाइक तो कर ही दीजिए। तो जिन लोगों का प्यारा सा कमेंट और प्यारा सा सपोर्ट हमें प्राप्त होता है, नाम हम अगली कहानी में जरूर लेते हैं। तो आज भी कुछ लोगों के नाम है जिनका कमेंट हमें पिछली कहानी पर प्राप्त हुआ था। उनका नाम है द्वारिका प्रसाद लेखवार, वंदना मिश्रा जी हैं, पारो हैं, आनंद कुमार हैं, बलकार बेदवार हैं, गीता जी हैं, प्रताप राहुल हैं। आप लोगों का प्यारा सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर हमें प्राप्त हुआ था। आप लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपसे एक शिकायत और है कि जब आप कहानी को पूरा सुना करिए और कमेंट किया करिए तो ये जरूर लिख दिया करिए कि आप कहानी कहाँ से देख रहे थे, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी कहानी कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। खैर, बिना देरी किए, बिना समय गंवाए कहानी की तरफ फिर से वापस बढ़ते हैं और कहानी को वहीं से शुरुआत करते हैं, वहीं से शुरू करते हैं दोस्तों जहां से कहानी को छोड़कर आए थे। अब निधि को उसके पिताजी जब घर लेकर आते हैं तो वो अपना जाती है, कपड़ा वगैरह घर पे चेंज करती है। उसके बाद उसकी माँ शाम को उससे पूछती है कि निधि, तुम होटल में क्या करने गई थी? तो वो सम्मानजनक जवाब अपने माता पिता को नहीं दे पाती है। अब उसकी माँ उसके पिता से रात में कहती हैं कि दरअसल देखो, माहौल जो है, समाज जो है कि मानसिकताएं बहुत गलत हैं। आज हमने अपनी बिटिया को होटल के सामने से निकलते हुए, होटल के अंदर से निकलते हुए देखा है। कर अगर यही चीजें गांव का कोई व्यक्ति, मोहल्ले का कोई व्यक्ति देखेगा तो हमारी बहुत बदनामी होगी और समाज हम पे थूकेगा। हम ऐसा करते हैं कि देखो, अब बिटिया भी जवान हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है, हम निधि की शादी कर देते हैं। अच्छा, निधि के जो पिताजी थे वो एक सरकारी स्कूल में सरकारी अध्यापक थे और माताजी जो है वो एक छोटे से हॉस्पिटल में सरकारी डॉक्टर थी। तो दोनों चर्चा करते करते इस बात को तय करते हैं कि अब निधि की शादी तय कर देनी चाहिए और निधि की शादी कर देनी चाहिए। अब धीरे धीरे निधि के पापा निधि के लिए शादी करने के लिए लड़का देखना शुरू करते हैं, और निधि को जब ये सब बातें पता चलती हैं तो निधि इस चीज का बहुत विरोध करती है और कहती है कि जब मैं ग्रेजुएशन फाइनल कर लूंगी तभी शादी करूंगी। उसके घर वाले कहते हैं कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं, जो हम लोग कह रहे हैं वैसे ही तुम्हें करना पड़ेगा। और धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। कुछ दिन बाद निधि के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल जाता है, और रिश्ता ऐसा होता है कि जिस हिसाब से इन लोगों का घर था, क्योंकि घर में दो दो सरकारी नौकरी करने वाले माता और पिता दोनों, और जिस घर में रिश्ता तय हुआ था उस घर में टोटल रहने वाले दो लोग थे। एक जतिन, जो लड़का था जिससे निधि की शादी होनी थी, और दूसरा उसकी माँ। जतिन के पिताजी काफी पहले ही स्वर्गवासी हो चुके थे और जितिन की माँ ही जितिन के साथ रहती थी। गांव में अच्छा खासा मकान उसके पिताजी बनवा के तब स्वर्गवासी हुए थे, और जतिन भी अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करके एक प्राइवेट नौकरी करने लगता है। एक कंपनी में 15-20 हजार रुपए की नौकरी करने लगता है। अब जब रिश्ता तय होता है, जितिन भी देखने में ठीक ठाक, देखने में सुंदर लगता था। तो निधि को जब बातें पता चलती है तो एक दिन का दिन मुकर्रर होता है जिस दिन दोनों को आमने सामने किया जाना था। अब निधि और जतिन दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जतिन बहुत बात करना चाहता है लेकिन निधि उससे बात करने को तैयार नहीं होती है। तो जतिन सोचता है कि कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां थोड़ा सा संकोची मिजाज की होती हैं, चलो कोई बात नहीं, निधि संकोची मिजाज की होगी इसलिए बात नहीं कर रही होगी। अब दोनों की शादी तय हो जाती है। के पहले निधि अपने माँ बाप से बहुत लड़ाई करती है, झगड़ा करती है कि मैं शादी नहीं करूंगी उस लड़के से। अब उसके माता पिता सोचते हैं और उससे कहते हैं कि आखिर तुम शादी क्यों नहीं करोगी, क्या ऐसा उस लड़के में खामी है? छोटा सा परिवार है, लड़का कमा रहा है, घर की खर्चा देख रहा है, पिताजी ने घर द्वार सब कुछ बनवा दिया है, खेती बाड़ी ठीक ठाक है, ऐसा क्या तुम्हें चाहिए, ऐसा तुम्हें क्या लग रहा है
कि तुम उस लड़के से शादी नहीं करोगी। निधि कुछ नहीं बताती है, वैसे ही चुपचाप बैठी रहती है। जब भी उसका मन होता है, शादी के पहले वो अपने माता पिता से झगड़ जाती थी। वो सोचती है कि ये दुनिया के कैसे माता पिता हैं जो अपनी बेटी के मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर रहे हैं। और वो तो नीलेश से प्यार करती थी, वो नीलेश से शादी करना चाहती थी। और ये बात उसके माता पिता दोनों को पता चल चुकी थी। चूंकि नीलेश एक दूसरी कास्ट का, दूसरी जाति का लड़का होता है, इसलिए निधि के माता पिता निधि को काफी समझाते हैं कि देखो, समाज में ये चीजें उचित नहीं है और ऐसा हमें बेटा नहीं करना चाहिए। फिर वो जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है, रोती है और सोचती है कि ये माँ पिता हमारे जो है हमसे गलत फैसला ले रहे हैं, हमारी गलत जगह शादी करवा रहे हैं। अब माता पिता शादी का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे उनके माथे पर सिकन और ज्यादा बढ़ रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि निधि शादी के दिन कोई नया बखेड़ा, कोई नया बवाल खड़ा कर दे। लेकिन निधि उस दिन कुछ नहीं करती है। दरवाजे पर बारात आती है। निधि और जतिन दोनों की धूमधाम से शादी होती है। अब निधि विदा होकर अपने ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल पहुंचने के बाद पहला ही दिन था जिस दिन सुहाग रात होती है। शाम का समय होता है, रात्रि का। रिश्तेदार वगैरह खा पी कर अपने अपने बिस्तर पर जा चुके थे। जिन रिश्तेदारों को अपने अपने घर जाना था, वो सारे रिश्तेदार अपने अपने घर जा चुके थे। अब रात के जैसे ही 12-12:30 बजे का टाइम होता है, जतिन हाथ में एक कप दूध लिए, थोड़ी सी मिठाई लिए, अपनी दुल्हन निधि के कमरे में प्रवेश करता है। जैसे ही वो निधि के सामने आता है, निधि उसे गुस्से से एकदम तमतमाई हुई, चेहरा लाल कर आंखें निकाल कर देखती है। जतिन भी उसे देखकर ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर निधि उसे तुरंत ही देखते हुए गुस्सा क्यों हो गई। अब निधि जतिन से एक प्रश्न करती है। कहती है कि अगर एक पति बिना पत्नी की मर्जी के साथ उससे संबंध बनाता है तो क्या उसे प्यार कहते हैं या फिर बलात्कार कहते हैं। निधि की कही गई ये बातें जतिन को बहुत दूर तक लगती हैं और वो हाथ में लिए हुए दूध के कप को निधि को पकड़ाते हुए निधि को एक ही चीज बोलता है कि निधि, मैं तुम्हें सिर्फ दूध देने आया था, तुम्हें सिर्फ मिठाई देने आया था, जो कि रस्म और रिवाज के अंतर्गत आते हैं। तुम्हें इतना दूर तक सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और वो फिर उस दूध को बगल में रखे एक कप पे, और फिर वो उस दूध को बेड के पास ही एक छोटा सा कुर्सी रखी हुई थी, उस कुर्सी पर रख देता है, मिठाई का डब्बा रख देता है और जतिन सीधा बाहर चला जाता है। बाहर बरामदे में लगे हुए एक तख्त पर पलट पलट कर गुजार देता है और अगले दिन सुबह तैयार होकर वो अपनी ड्यूटी चला जाता है। अब ये एक दिन का वाकया नहीं था, ऐसा करीब 1 महीना बीत चुका था। इनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती थी। शाम को जब भी वो ऑफिस से आता था, अपनी पत्नी निधि के लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर आता था। लेकिन जैसे ही वो अपनी पत्नी निधि को वो सामान देता था, खुशी होकर उसकी पत्नी उसे तमतमा कर, चेहरा लाल कर बात करती थी। वो हमेशा झगड़ा लड़ाई के लिए तैयार रहने लगी थी। निधि को देखकर जतिन को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जतिन अपने आप को हमेशा शांत बनाए रखता था। अब धीरे धीरे समय लेकिन जतिन और निधि के रिश्तों में अब भी वही दूरियां थी जो शादी के पहले दिन से थी। निधि हमेशा जतिन को कोसती रहती थी, जतिन को भला बुरा कहने लगी थी, लेकिन जतिन शांत होकर वो सारी चीजें सुन लिया करता था। जतिन को जैसे उसकी कही गई बातों का कोई असर ही नहीं होता था। लेकिन निधि अब अपना दायरा बढ़ा चुकी थी। निधि कई बार जतिन को गंवार, गरीब, भिखारी जैसे शब्द भी बोलने लगी थी। लेकिन जतिन था कि बेचारा कुछ भी नहीं बोलता था। हर चीज को वो गम का घूंट शांति से पी जाता था। लेकिन निधि को कभी भी उसने भला बुरा नहीं कहा, कभी भी उसने गलत नहीं कहा। शायद जतिन ठान चुका हो कि एक ना एक दिन इसको समझ में जरूर आएगा कि मैं इसे कितना प्यार करता हूं।
वैसे दोस्तों जतिन अपनी पत्नी निधि को बहुत प्यार करता था। जब निधि को लगा कि उसका पति जितिन बदलने वाला नहीं है और वो ऐसे ही चलता रहेगा और वो जो चाह रही है वो नहीं कर पा रही है, यानी कि वो चाह रही थी जितिन उसे कुछ बोले, जितिन उसे कुछ गलत कहे और वो झगड़ा करे और झगड़ा करके अपने मायके चली जाए, लेकिन जितिन ने ऐसा कुछ किया नहीं। निधि एकदम हैरान परेशान रहने लगी। अब निधि को एक तरकीब सूझी। सोचा कि मैं तो 1-1.5 महीना हो गया आए शादी के बाद और मैंने कभी खाना वगैरह बनाया नहीं। अगर ये लोग खाना बनाने के लिए मुझे कहेंगे तो मैं खाना बनाऊंगी नहीं। अचानक एक दिन जितिन की मां अपनी बहू निधि से कहती है कि बहू आज खाना बना लो, मेरी तबीयत खराब है। तब निधि तुरंत ही अपने सासू मां को जवाब देती है, जितिन की मां को, कि मां मैं यहां नौकरानी बन के नहीं आई हूं, आप खाना बना लो। उसकी मां को बहुत बुरा लगता है। अब जैसे ही जितिन घर आता है उसकी मां उसे बताती है, वो अपनी मां को समझाता है। उसकी मां भी बहुत सुलझी हुई इंसान थी। शाम का वक्त था, जैसे ही सब लोग खाना खाने बैठते हैं वैसे जितिन एक थाली में अपनी मां से खाना निकलवा कर अपनी पत्नी निधि को लेकर जैसे ही कमरे में दोस्तों ले जाने के लिए देता है, उसकी पत्नी जैसे ही थाली हाथ में पकड़ती है, खाना देखती है, देखने के बाद ही बिना एक भी छोटा सा निवाला, छोटा सा टुकड़ा मुंह में डाले हुए वो थाली उठा के सीधा उसी कमरे में फेंक देती है तेजी के साथ में। अब जतिन जब ये सब देखता है तब तक निधि कहती है कि ये खाना है, कोई ऐसे ही खाना बनता है, ये तो गरीबों का, भिखारियों का जो खाना होता है उससे भी बदतर है। उसकी मां को जब वो बहुत भला बुरा कहने लगती है तब आज जितिन इतने दिन बाद गुस्से में आता है और एक हाथ खींचकर अपनी पत्नी निधि को मार देता है। और जैसे ही निधि को एक हाथ अपने गाल पर महसूस होता है, एक थप्पड़ अपने गाल पर महसूस होता है, वो आंखें बंद कर तुरंत ही अंदर अंदर मन ही मन खुश होती है कि जो वो करना चाहती थी वो आज जतिन ने कर दिया। उसे झगड़ा लड़ाई का मेन मुद्दा चाहिए था और मुद्दा आज करीब 2 महीने बाद उसके पति जतिन ने दे दिया। अब वो जतिन से तेजी तेजी से लड़ने लगती है और सोचती है कि मैं अपने घर मायके फोन मिलाऊं, लेकिन उसकी मजबूरी ये थी दोस्तों कि वो अपने घर वालों से इतना लड़ झगड़ कर आई थी कि शादी में विदा होते वक्त उसके जो गहने थे उसके घर वालों ने उसके ऊपर यकीन ना करते हुए उसके पति को दे दिए थे, जतिन को। अब वो मायके भी फोन नहीं मिला सकती थी, अपने मां बाप से भी शिकायत नहीं कर सकती थी। अब वो तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को, जिससे प्यार करती थी, नीलेश, उसको फोन मिलाती है और कहती है कि देखो इस गंवार के साथ मैं पूरी तरीके से थक चुकी हूं और आज इस बेहुदे ने मेरे ऊपर हाथ भी छोड़ दिए और मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं और तुम कहां हो। तब नीलेश कहता है कि तुम ऐसा करो कि तुम घर से भाग आओ, तुम जहां कहोगी मैं तुम्हें वहां मिल लूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मजबूरी की बात यह है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो तुम पैसा कौड़ी का थोड़ा सा इंतजाम करके आना। निधि कहती है ठीक है। रात जैसे तैसे गुजर जाती है। जितिन अगले दिन सुबह नहा धोकर अपने ऑफिस चला जाता है। अब उसकी पत्नी पैसे ढूंढने लगती है, वो काफी ढूंढती है लेकिन उसे पैसे, गहने कुछ भी उसके पास नहीं थे। अचानक उसे लाकर की चाबी मिल जाती है। अब वो लाकर को खोलती है। लाकर को खोलने के बाद जैसे ही लाकर में हाथ डालती है तो देखती है कि उसकी बैंक की पासबुक, एक डायरी, उसकी शादी में मिले हुए गहने जो उसके माता पिता ने उससे नहीं बल्कि उसके पति जतिन को दिया था, बैंक की पासबुक, एटीएम, 2-4 गड्डी, 500 की, 100 की। जब वो देखती है तो बहुत खुश होती है और सोचती है इतने में तो हमारा और नीलेश दोनों का कम से कम 6 महीने का समय अच्छी तरीके से गुजर जाएगा। बाद नीलेश धीरे धीरे कमाने भी लगेगा। ईश्वर ने हमारी बहुत अच्छी तरीके से सुन ली। वो सारे सामान को इकट्ठा करती है और एक डायरी उठाती है। डायरी उठाने के बाद जैसे ही डायरी को खोलती है तो उसमें डायरी में एक फटा हुआ पेज, फटा हुआ कागज मिलता है, जिस कागज में जतिन ने लिखा था कि निधि, मैं जानता हूं तुम किसी और से प्यार करती हो, लेकिन तुम जिससे प्यार करती हो उससे कई गुना ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूं।
चूंकि तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति हूं, और मैं उसमें का पति नहीं हूं कि मैं बिना तुम्हारी अनुमति के तुम्हारे साथ प्यार से रहूं। और ये जो तुम्हें लाकर में रखा हुआ दिख रहा है, ये तुम्हारे वो पैसे हैं जो तुम्हारे पिताजी ने शादी में मुझे दहेज के रूप में दिए थे, और कुछ बचे हुए पैसे इसमें एक जो पासबुक है उसमें चेक कर लेना, मैंने तुम्हारे खाते में डाल दिए हैं। और ये तुम्हारे सारे गहने हैं, तुम इन्हें ले लो, रख लो अपने पास, क्योंकि असलियत में ये तुम्हारा ही सामान है और तुम्हारे माता पिता का दिया हुआ दहेज में रुपया है। मुझे इन रुपयों की, मुझे इन पैसों की, मुझे इन गहनों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूं और दिल से प्यार करता हूं। अब निधि जब उस पत्र को पढ़ती है, कुछ देर बाद बैठकर सोचने लगती है। बॉयफ्रेंड नीलेश का लगातार फोन बज रहा था और उस फोन को वो अनसुना कर दे रही थी। अचानक कुछ देर बाद निधि उठती है, अपने मांग में गाढ़ा सा लंबा सा सिंदूर लगाती है और लगातार नीलेश के आ रहे फोन को इग्नोर करती है। वो अपना वो सिम कार्ड निकालकर मुंह में डालकर तोड़कर फेंक देती है और सीधा घर से बाहर निकलती है। अब सासू मां जब इस बहू के नए नए रूप को देखती हैं तो भी एक बार हैरान परेशान हो जाती हैं, क्योंकि आज वो एक नए जोड़े में सजी थी, एकदम दुल्हन की तरह आज 2-3 महीने बाद लग रही थी। सासू मां निधि से पूछती हैं तुम कहां जा रही हो, तो वो आती है अपने सासू मां के पास, उनका पैर छूती है और कहती है कि मां मैं जहां जा रही हूं मुझे बस इतना ही आशीर्वाद दो कि मैं उस काम में सफल हो जाऊं। दरअसल निधि को लग रहा था दोस्तों कि वो अपने पति के दिल को नहीं जीत सकती है। अब वो सीधा बाहर निकलती है और सीधा अपने पति के ऑफिस पहुंच जाती है, और जैसे ही अपने पति के ऑफिस पहुंचती है तो वहां पे काम कर रहे कुछ लोगों से जितिन के बारे में पूछती है। तो लोग बताते हैं कि जितिन उस कमरे में काम करता है। जितिन के सामने जैसे ही वो खड़ी होती है, जितिन भी नहीं समझ पा रहा था आज इस तरीके से रूप बनाकर, सिंदूर एकदम लगाती ही नहीं थी आज, इतना बड़ा सिंदूर, इतनी अच्छी तरीके से सिंदूर, साड़ी इसका पहनने का मन नहीं करता था, आज इतनी सलीके से इतनी अच्छी तरीके से साड़ी पहनकर आ गई है। वो अपनी पत्नी निधि से पूछता है निधि तुम यहां कैसे। निधि कहती है कि दरअसल हमें आपको छुट्टी लेनी है 1 हफ्ते की, और हम दोनों कहीं बाहर 1 हफ्ते के लिए घूमने जाने वाले हैं। मेरा फोन हाथ से गिर गया था, टूट गया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे ऑफिस में ही चल के बात कर लूं, और तुम इतना प्रेशर से इतनी मेहनत से काम करते हो, मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें ऐसा कहूंगी, ऑफिस के जो बॉस हैं, तुम्हारे ऑफिस के जो तुम्हारे ऊपर अधिकारी हैं जिनके अंडर में आप काम करते हो, वो तुम्हें छुट्टी नहीं देंगे, इसलिए मैं आज चली आई कि शायद वो मुझे देखकर छुट्टी दे देंगे। इनकी पत्नी भी आज ऑफिस चली आई है। अचानक पीछे से कई लोगों की तालियां बजनी शुरू होती हैं, और उस भीड़ से जितिन का सीनियर, जितिन का बॉस, जितिन का साहब भी निकल कर आता है और कहता है मेरी तरफ से तुम दोनों को 10 दिन की पूरी छुट्टी, और अभी से आज जितिन की छुट्टी, जितिन तुम आज से अभी से जा सकते हो। और अब फिर जितिन और निधि दोनों एक दूसरे को सबके सामने गले से लगाते हैं और दोनों बाहर आते हैं। बाहर आकर दोनों सीधा घर पहुंचते हैं। जितिन अपनी मां को भी अपने साथ लेता है, दोनों एक होटल पर जाकर खाना खाते हैं। निधि काफी देर तक खाना खाने के दौरान ये सोच रही थी कि उसके माता पिता ने उसके लिए जो फैसला लिया था वो गलत नहीं, बिल्कुल सही था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का यही मतलब था कि जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं, जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हम अपने माँ बाप के लिए गए फैसलों को ये सोचते हैं कि उन्होंने हमारी गलती के लिए ऐसा कदम उठाया, ऐसा फैसला हमारे गलत के लिए किया है। लेकिन चाहे जैसा भी हो, चाहे जो भी हो, दुनिया का हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छे ही फैसले लेता है, जिससे कि उनकी संतान, उनके बेटे या बेटी एक अच्छी दिशा में जाएं, एक अच्छा जीवन जिए, एक अच्छी लाइफ जिए। कहानी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो, कहानी ने अगर आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो, तो कहानी कुछ लोगों को शेयर कर देना, और पूरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप
अपनी दिल की राय जरूर बता देना। और आप कहानी कहां से देख रहे थे और आपका निधि और जतिन के बारे में क्या कहना है, अपने दिल की राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलता हूं ऐसी एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ आपको जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।